हेलो, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं संजय केवट आज चर्चा करूंगा एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर में हम देख रहे थे, एक सीरीज चला रखी है। उस सीरीज के अंदर हम देख रहे हैं कि जो भी प्रत्येक चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चंस, अर्थात आपको इस चैनल पे लक्ष्य क्लासेस देवली के चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जो कि एग्रीकल्चर बोर्ड के पेपर सोल्यूशन की है। आपको बोर्ड पेपर सोल्यूशन करवा चुके हैं, उसके बाद में हम करवा रहे हैं अब क्या, बोर्ड के PYQ, अर्थात पहले जो पूछे गए क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस आपको एक प्लेलिस्ट मिल रही है। देखो, प्रत्येक चैप्टर के करवाए जा रहे हैं। आपके जो 15 चैप्टर हैं, 15 के 15 चैप्टर की आपकी क्या मिलेगी, इसमें वीडियो मिलने वाली है जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर के करवाए गए हैं। और जो आपका पूरा पेपर है उसका सोल्यूशन आपका अलग से करवाया गया है। मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवाया गया है, आपके बोर्ड के द्वारा जो जारी होता है ना, उसका सोल्यूशन करवा दिया चुका है। उसके अलावा आपके हाफ ईयरली का जो पेपर है उसका सोल्यूशन करवाया जा चुका है। और जो हमारे जो कोचिंग संस्थान है, यहाँ पर जो पेपर होते हैं, यानी कि जो आपने जो सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 प्री बोर्ड करवाते हैं। उनमें से आपके 2 प्री बोर्ड का सॉल्यूशन हो चुका है, एक प्री बोर्ड हमारे अभी होगा। उसका होने के बाद में हम आपको उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। अब देखो, आपको करना क्या है। देखो, मैटर बहुत दिया जा रहा है आपके चैनल पे, लेकिन आपको क्या करना, थोड़ा कंटिन्यूटी रखना है। कंटिन्यूटी रखोगे तो आपका क्या रहेगा कि पूरे जो सिलेबस है ना, उसका पूरे सिलेबस का क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना यही है कि आपके जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो। इनकी अगर आप नोट नहीं कर सकते तो आपको क्या, इसकी जो पीपीटी है ना, अभी मान लो ये जो लगी हुई है पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, ये पीडीएफ मिलेगी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, लक्ष्य क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है अब कि अब आप और सक्रिय हो। बोर्ड का पेपर आने वाले हैं, पास में आगे सबके प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब क्या बचा, सिर्फ पेपर की तैयारी बची है, वो आपको करनी है अच्छे से। और हमारी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रयास रहेंगे, वो निरंतर रहेंगे। और आपको कोई डाउट लगता है किसी भी चीज़ में, आपको लगता है कि नहीं हमारे को सर वो बताओ, कोई नई चीज़ हो, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा हो, तो हम वो उस चीज़ को हम और डाउट सोल्व करवा सकते हैं आपके। लेकिन आपका क्या रहना चाहिए, आप निरंतर मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी ये टाइम आपका बहुत गोल्डन टाइम है जिसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको क्या करना है, अभी आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपको सिर्फ पढ़ने का काम है। अभी आपके क्या, जैसे मान लो इससे फ्री हुई बच्चे, बोर्ड से फ्री हुए, बहुत सारी जेट की तैयारी करेंगे, हम जेट का एक ऑफलाइन बैच लेके आ रहे हैं। भाई साहब, जैसे ही तुम्हारा पेपर खत्म हुआ ना, उसके बाद में एक धमाकेदार ऑफलाइन बैच आएगा जो यहीं लक्ष्य क्लासेस में चलेगा। और देख लेना आप, अल्टीमेट बैच होने वाला है। तो उसके लिए आपको हम दिशा निर्देश दे देंगे आगे। लेकिन अभी क्या, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे थे हमारे चैप्टर कौन सा है बेटा, चैप्टर 9। कौन सा है? चैप्टर 9 से पहले हम सॉल्यूशन देख चुके हैं, आज लेके आए चैप्टर 9 का। चैप्टर 8 तक के आपके वीडियो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एग्रीकल्चर RBSC बोर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में जाओ और प्रत्येक चैप्टर की देखो आप। उससे क्या मिलेगा आपको, प्रत्येक चैप्टर का एक अच्छा ही रहेगा कि हाँ, इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज देखो, क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहां से कहां तक है बेटा, 2017 से लेकर 2024 तक के। और कौन से चैप्टर के, चैप्टर 9 के क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि सर आपने पिछले वाले करवा दिए क्या। हाँ बेटा, चैप्टर 8 तक मैंने पिछले वाली जो वीडियो ना, उनमें करा चुका हूँ। ये चैप्टर 9 लेके आई आज, ठीक है ना। आगे देखो, अब देखो आगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फलोद्यान में पौधे लगाने की वर्गाकार व षट्भुजाकार। देखो, जो फलोद्यान की विधियां हैं, क्या है, विधियों में से हर बार क्वेश्चन आता है। अब कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। तुम्हारी जिससे विधियां दे रखी है ना, उनमें से हर बार क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन से पूछ रहा है ये, वर्गाकार विधि। कौन से पूछ रहा है, वर्गाकार विधि। और वर्गाकार विधि का मतलब क्या होता है, देखो, वर्गाकार विधि की केवल विधियों का वर्णन कीजिए, विधियों का वर्णन करना है। कभी कभी इनके चित्र भी दे देता है, तो आपको चित्र और दोनों याद रखना है। देखो, वर्गाकार विधि का मतलब क्या होता है, ये सबसे सरल एवं उत्तम विधि है, सबसे सरल एवं उत्तम विधि और सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है, वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में क्या कहता है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, यानी कि R/P क्या होता है बेटा, R/P। आर का मतलब क्या होता है, रो टू रो। और पी का मतलब क्या होता है, प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस क्या रहती है, हमेशा हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। अरे मेरे राजा, बताया था ना, क्या बताया था सर, कि हमेशा क्या, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी समान रहेगी। तो कौन सी विधि रहेगी, वर्गाकार विधि। देखो, इस विधि में पंक्ति पंक्ति पौधे से दूरी समान रखी जाती है, ठीक है। ये समान दूरी निशान लगाकर रेखाएं खींची जा सकती है। जिस स्थान पर रेखाएं आपस में टकराती है, उस पर लगाया जाता है। इस प्रकार चारों ओर मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। देखो, इसका डायग्राम कैसे रहता है, आपको मैं बता दूं, ये कौन सी विधि है बेटा, ये है वर्गाकार विधि, जिसमें क्या होता है, R/P क्या रहती है, समान रहती है। वो कौन सी विधि कहलाती है, वो कहलाती है बेटा वर्गाकार विधि। कौन सी विधि कहलाती है, वर्गाकार विधि। और ये कौन सी विधि है, ये बेटा वर्गाकार विधि। इसमें क्या रहेगा, R/P क्या रहेगी, R/P क्या हमेशा रहती है, समान रहती है। तो इसमें लिखो, देखो, ये तो क्या है, P/P, यानी कि प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस। और ये क्या है, रो टू रो डिस्टेंस। और ये क्या रहती है,
समान रहती है। और वो कौन सी विधि है? ये है वर्गाकार विधि। ये सरल और उत्तम विधि क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या किया जा सकता है और इसके अंदर क्या किया जा सकता है, भाग के अंदर क्या किया जाता है, खेती कार्य। क्या कर सकते हैं हम? खेती कार्य आसानी से किया जा सकता है। तो ये क्या है? सरल एवं उत्तम विधि है। और ये कौन सी विधि है बेटा? ये वर्गाकार विधि। देखो नेक्स्ट अगली क्या विधि है? नेक्स्ट कौन सी पूछ रहा है तुम्हारे? वर्गाकार के बाद में पूछा उसने षटभुजाकार। कौन सी भुजा? षटभुजाकार। और इंग्लिश में ध्यान रखना है, इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा है हेक्सागोनल। कैसे लिखा हुआ था? हेक्सागोनल सिस्टम। क्या लिखा हुआ था? हेक्सागोनल सिस्टम किसे कहा जाता है? और उसका परिभाषा आपको पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में किसे कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखो इन परिभाषा क्या रहेगी, इसे क्या कहते हैं? समत्रिबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समत्रिबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। इसमें 6 फलवर्ष मिलकर कितने, यानी कि षटभुजाकार का मतलब क्या हुआ? इसमें 6 फलवर्ष मिलकर किसका आकृति का निर्माण करेंगे? षटभुजाकार आकृति का निर्माण करेंगे। और कौन सी विधि कहलाएगी? आपके हेक्सागोनल विधि। कौन सी कहलाएगी? हेक्सागोनल विधि। इसमें क्या करते हैं? इनके बीच अतिरिक्त पौधा 7 पे पौधे के रूप में प्रयोग होता है। इससे भाग बहुत सघन हो जाता है, तो वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग 15 गुने। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि षटभुजाकार विधि में क्या ध्यान रखना है कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में, किसमें? वर्गाकार विधि की तुलना में कितना गुना पौधे अधिक लगते हैं? अरे कितना गुना लगते हैं? 15%। कितने प्रतिशत? 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। मान लो कोई लगा रहा वर्गाकार विधि से और किसी ने प्रयोग ले ली कौन सी विधि? षटभुजाकार विधि। तो उसके कितने परसेंट पौधे अधिक लगेंगे? उसमें लगेंगे बेटा 15% अधिक पौधे। कितने? 15% अधिक पौधे। नेक्स्ट देखो, प्राय शहर के नजदीक महंगी भूमि में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है शहर के पास। शहर के पास जो महंगी भूमि होती है ना, वहां पर विधि कौन सी लगाई जाती है? षटभुजाकार विधि। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? अन्य विधियों की तुलना में क्या होता है? अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विधि कौन सी है? षटभुजाकार विधि। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि पादपवर्धी नियंत्रकों के प्रयोग करने की कोई 4 विधियां लिखिए। पादपवर्धी नियंत्रणों का मतलब क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इनको क्या बोलते हैं? पीजीआर। क्या बोलते हैं? पीजीआर। पीजीआर क्या कार्य करते हैं? ये करते हैं किसी की जड़ों निकालने में, वृद्धि करने में, उनकी कोशिकाओं की वृद्धि करने में, उनके उत्तकों का निर्माण करने में। ये सब किसका निर्माण किया जाता है? ये किया जाता है पीजीआर। पीजीआर का मतलब अगर आप एक लाइन में समझना चाहो तो आप समझ सकते हो क्या? हार्मोन। क्या होते हैं बेटा? ये हार्मोन होते हैं। ठीक है सर, आगे बताओ आप। अब इनके प्रयोग करने की विधि, फर्स्ट क्या करेंगे? पेस्ट के रूप में। किसके रूप में करेंगे? रसायन का चूर्ण लिलोनिन या अन्य जेल में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। तो किसके रूप में कर सकते हैं हम? प्रथम जो उसका रसायनों का है, रसायनों का मतलब ये पूछ क्या रहा है? ये प्रयोग करने की विधियां पूछ रहा है। और कितनी विधियां पूछ रहा है? 4 विधियां। प्रयोग करने का विधियों का मतलब क्या हुआ सर? कि अपन मान लो कोई हमारे पास हार्मोन है, उसका हम पौधों पर किस प्रकार प्रयोग करेंगे, वह क्या कहलाएगी? उसकी प्रयोग करने की विधियां कहलाएगी। तो प्रथम क्या करेंगे? पेस्ट के रूप में। और पेस्ट में क्या करेंगे? लिलोनिन चूर्ण के साथ मिलाकर, जेल मिलाकर क्या कर देंगे? उनका प्रयोग कर देंगे। दूसरा क्या पूछ रहा है बेटा? दूसरा पूछ रहा है तुम्हारे वाष्प में। किसके रूप में पूछ रहा है? वाष्प के रूप में। और वाष्प का मतलब क्या है? कि मान लो ग्रीन हाउस, जैसे बंद स्थान में रसायनों को किसी गर्म प्लेट पर डालकर वाष्प के रूप में उपचारित करते हैं। जैसे मान लो कोई ग्रीन हाउस बना है तो उसमें क्या करेंगे? एक वो लेंगे पिपेट, और पिपेट में क्या डालेंगे? वो डालेंगे रसायन, और पिपेट में रसायन डाल के फिर क्या करेंगे? वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा? पूरे उस ग्रीन हाउस में फैल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? वाष्प के रूप में अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? पीजीआर का, यानी कि पादपवर्धी नियंत्रकों का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एरोसोल के रूप में। एरोसोल का रूप में मतलब क्या होगा सर? रसायनों को बारीक छिद्र वाले नोजल को लगे पंप में भरकर दबाव से छिड़काव करते हैं। इसमें रसायन वाष्प के रूप में निकलकर कार्य करता है। और वो कौन सा रूप कहलाता है बेटा? आपके एरोसोल के रूप में प्रयोग करेंगे। देखो अगला पॉइंट क्या देख रहा है? अगर 4 पूछे हैं और ये याद रखना है। अगला क्या करेंगे? इंजेक्शन के रूप में। रसायनों को गोल क्या करेंगे? फल वृक्षों के जो भाग होते हैं ना, जैसे मान लो कोई मासल भाग होता है जहां पर क्या होता है? रसायन अच्छी तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। वहां पर क्या करेंगे? अपन रसायन भरेंगे, हार्मोन भरेंगे, और हार्मोन को किसमें लगा देंगे? पौधों के अंदर प्रयोग में कर देंगे। तो वो किसके रूप में होगा? इंजेक्शन के रूप में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि पादपवर्धी नियंत्रणों की 4 विधियां। कितनी विधियां? 4 विधियां लिखिए। और 4 विधियों के नाम ध्यान रखना आपको। पेस्ट के रूप में, वाष्प के रूप में, एरोसोल के रूप में और इंजेक्शन के रूप में। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा कब? ये पूछा गया आपके 2018 बोर्ड के अंदर। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि फलोद्यान में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फलोद्यान में पौधे लगाने की आयताकार और पूरक विधियों का वर्णन कीजिए। आयताकार विधि तो किसे कहते हैं? आयताकार विधि तो सर आपने बताई थी भी। आयताकार में क्या होता है? ये किसके समान होती है? आयत के समान। किसके समान होती है? आयत के समान। जिसमें क्या होती है? पौधे से पौधे की दूरी तो कम रखी जाती है, लेकिन क्या होती है? कतार से कतार की दूरी क्या होती है? अधिक होती है। तो कौन सी विधि होती है? आयताकार विधि होती है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? पूरक विधियों का वर्णन कीजिए। और पूरक विधि को अपन क्या कहते हैं? पूरक विधि को अपन कहते हैं पंचभुजाकार विधि। कौन सी कहते हैं? पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि का दूसरा नाम क्या है? पूरक विधि। तो उसको समझाना है। तो देखो फर्स्ट कौन सी है? आयताकार विधि। आयताकार विधि को बोलते हैं
रेक्टेंगुलर सिस्टम। आपको ये इंग्लिश का शब्द ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लो इंग्लिश में दे दिया ना उसने, तो आपके क्या हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अगर मान लो किसी को लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन, क्या आ गया क्वेश्चन लिखा हुआ कि पंचभुजाकार विधि किसे कहते हैं, तो क्या करेंगे बच्चे अच्छी तरीके से उसको क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। और कैच करने का मतलब क्या है सर, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि नाम में ही दे रखा है कि पंचभुजाकार विधि क्या होती है। तो आज बच्चा बता सकता है कि चार फल वृक्षों के मध्य में एक अतिरिक्त पौधा लगाना, और वह कौन सी विधि कहलाती है, वो कहलाती है आपकी पंचभुजाकार विधि। कौन सी कहलाती है, पंचभुजाकार विधि। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वर्गाकार विधि को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये वर्गाकार विधि के समान ही होती है, केवल अंतर इतना कि इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी में कम होती है। पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर आयत बनाते हैं। इस विधि में फल वृक्षों के पर्याप्त स्थान तथा उद्यानिक क्रियाएं किरण में आसानी होती है। देखो इसका डायग्राम कैसे रहता है, इसका डायग्राम ऐसे रहता है बेटा। क्या होती है, पौधे से पौधे की दूरी तो क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है, लेकिन पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं। ये कौन सी विधि होगी, आपके आयताकार विधि। इसमें क्या है, इसमें मान लो देखो ये P, ये क्या है, पौधे से पौधे की दूरी तो क्या है, कम है। P इंटू पी तो क्या है, कम है, लेकिन R इंटू आर क्या है, अधिक है। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी विधि हो जाएगी, ये विधि हो जाएगी आपकी कौन सी विधि, आयताकार विधि। कौन सी हो जाएगी बेटा, आयताकार विधि। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी पूछ रहा है, पंचभुजाकार विधि। और पंचभुजाकार विधि को क्या बोलते हैं, फिलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, या क्विनकस। मैंने दे दिया अभी, क्या दे दिया, क्विनकस विधि किसे कहा जाता है। अरे अभी टेस्ट में दे दिया, क्या दे दिया कि क्विनकस विधि को समझाइए। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि इसका उपनाम पता नहीं था। और क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, आपके उपनाम से क्वेश्चन आ जाएगा ना, जिस दिन आपकी क्या हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी भाई साहब। तो आपको क्या करना है, उसके इंग्लिश नेम और उसके जो उपनाम है वो टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। और उपनाम किसके ज्यादा, पंचभुजाकार विधि को क्या कहते हैं, फिलर सिस्टम, क्विनकस विधि और पूरक विधि। और कौन सी विधि, पंचभुजाकार विधि। ठीक है, समझ में आई बात। आगे देखो, इसको पूरक विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्गाकार विधि की तरह ही है, परंतु क्या है, वर्गाकार विधि की तुलना में क्या करते हैं, 4 फल वृक्षों के मध्य क्या कहेंगे, एक अतिरिक्त फल वृक्ष लगा देंगे। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम ऐसे बनेगा इसका। चित्र तो सही बन गया ना बेटा, हाँ सर बिल्कुल, आप बनाओ और गलत बन जाए, हो ही नहीं सकता। तो वही तो बात कर रहा हूं ना, जिस दिन मैं डायग्राम बनाऊं और वो गलत बन जाए, हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल शानदार बना, हाँ सर बिल्कुल शानदार बना, आपने बनाया तो शानदार ही बनेगा। हाँ बस इतना कॉन्फिडेंस ही है। अब देखो ये क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपने एक बात कर रहे हैं क्या, कि इसके अंदर क्या होता है, आर इंटू पी। आर इंटू पी तो क्या समान रहती है। अब आर इंटू पी समान तो सर किस में रह रही थी, वर्गाकार विधि में। अरे आपने लिखा कि आर इंटू पी क्या रहेगी, अगर समान रहेगी तो समान रहेगी तो कौन सी विधि कहलाएगी, वह विधि कहलाएगी वर्गाकार। कौन सी कहलाएगी, वर्गाकार। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं कि मान लो अगर इसके अंदर अतिरिक्त पौधा लगा दिया जाए, मध्य में क्या कर दिया, उनको अतिरिक्त पौधा लगा दिया, और ये अतिरिक्त पौधा लगा दिया तो कौन सी विधि कहलाएगी, ये विधि कहलाएगी बेटा पंचभुजाकार। क्या कहलाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि। तो सर इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस तो बस ये क्या कि वर्गाकार विधि की तुलना में क्या करते हैं, इसमें एक बीच में अतिरिक्त पौधा लगा देते हैं, और वो अतिरिक्त पौधा क्या कहलाता है, पूरक पौधा कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, पूरक पौधा। क्या बोलते हैं, पूरक पौधा। और पूरक पौधे में जैसे उदाहरण लिखना चाहो तो उदाहरण लिख लो। अगर मान लो कोई मध्य में पौधा लगा रहा है तो कौन से प्रयोग करेंगे, तो मध्य में पौधे लगाएंगे ना, तो उसमें प्रयोग करेंगे हम कौन कौन से, जैसे तुम ले सकते हो पपीता। क्या ले सकते हो, पपीता। और पपीता का बोटनिकल नाम क्या होता है, केरिका पपाया। क्या होता है, केरिका पपाया। तो आगे क्या लिखा मैंने, केला। दोनों का क्या कर सकते हो तुम, प्रयोग कर सकते हो। केले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मूसा पेराडीसी का। क्या होता है, मूसा पेराडीसी का। ठीक है सर, आगे बताओ। पंचभुजाकार विधि में हो गया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पूरक विधि। कौन सी बोलते हैं, पूरक विधि। ठीक है, ये तो अपनी कौन सी विधि, पंचभुजाकार विधि। और पंचभुजाकार विधि में आपने देखा क्या क्या होती है, वर्गाकार विधि के समान ही होती है, परंतु क्या कर दिया जाता है, मध्य में क्या किया जाता है, एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। और अतिरिक्त पौधा कौन सा होता है, इसको बोलते हैं पूरक पौधा। कौन सा बोलते हैं, पूरक पौधा। और पूरक पौधे के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पपीता, फालसा, अनानास, केला आदि का रोपण कर सकते हैं। इसे फलों प्रारंभ अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इसका फायदा क्या निकलेगा, इसका फायदा ये निकलेगा कि ये पौधा क्या करेगा, प्रारंभिक समय में आय देगा। क्या करेगा बेटा, ये प्रारंभिक समय में आय देगा। प्रारंभिक समय में क्या करेगा, ये आय प्रदान करेगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। नेक्स्ट क्या बोलता है, फलोद्यान में अफलन किन्हीं 2 बाह्य कारकों को लिखिए। बाह्य कारक कौन से लिखना बेटा, बाह्य कारक।
अब कारक दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक कारक होता है, बाह्य कारक रहता है। बाह्य कारक का मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाने वाले कारक है वो कौन से कहलाते हैं, बाह्य कारक। और आंतरिक कारक का मतलब क्या है, आंतरिक कारक का मतलब है किसी पोषक, मान लो किसी पौधे के अंदर किसी की कमी हो गई, मान लो विषमवर्तिका आ गए, हेटेरोस्टाइल है, मान लो किसी सब वंध्यता है, वो सब क्या है उसके आंतरिक कारक है। तो बाह्य कारक किसका वर्णन करना है, दो बाह्य कारकों का। तो देखो फर्स्ट क्या है, रोग व कीटों का प्रकोप। रोग और कीटों का प्रकोप कैसे होगा, बाह्य कारकों के अंदर आता है। तो देखो फलोद्यान में कभी कभी कीट एवं रोग के कारण फलन की दशा में अत्यधिक नुकसान होता है, जैसे फल वृक्षों से किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होकर अफलन हो सकता है, जैसे आम में आम का पुदगा कीट, बेर में चर्चा रोग, पपीता में मोजेक रोग। अब मान लो किसी फल वृक्ष है, अब फल वृक्ष के अंदर किसी कीट का या रोग का प्रकोप हो गया, तो वो कौन सा कारक है, बाह्य कारक। उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका जो उत्पादन है उसमें क्या होगी, गिरावट होगी। और ये कौन सा कारक है, ये रोग व कीटों का प्रकोप कौन सा कारक है, ये बाह्य कारक है। दूसरा बाह्य कारक क्या है, सिंचाई। क्या है, सिंचाई। सिंचाई में क्या, फल वृक्षों को पर्याप्त समय पर सिंचाई नहीं करने में भी काफी नुकसान हो सकता है, जिससे फूल फल आते समय पानी की कमी से फल वृक्षों की आंतरिक क्रियाएं प्रभावित होती है, जिससे फलन नहीं होगा। क्या होगा, अगर सिंचाई मान लो समय पर नहीं कर रहे हो, और मान लो किसी फल वृक्ष के अंदर फलन आने का समय है, और जिस समय आपने सिंचाई नहीं की, तो क्या होगा, उत्पादन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और मान लो वहां पर जिसका मान लो फल वृक्ष के अंदर क्या बना, फूलों का निर्माण हो रहा है, और फूलों का निर्माण होते वक्त आपने सिंचाई नहीं कि तो क्या हो जाएंगे, फूल जड़ जाएंगे। तो ये कौन सी ये है, ये सिंचाई। ये कौन सा कारक है, ये भी कौन सा कारक है, एक बाह्य कारक है। बाह्य कारक कितने पूछे इसने, दो, और दोनों कौन कौन से हैं, रोग व कीटों का प्रकोप, और दूसरा क्या है, सिंचाई। ये कौन से कारक अपने, बाह्य कारक। बाह्य कारक का मतलब क्या हुआ, जो मानव के द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं, वो कौन से कारक कहलाते हैं, बाह्य कारक कहलाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि फलोद्यान में पौधे लगाने की आयताकार व समोच्च रेखा विधि। और समोच्च रेखा विधि का एक नाम ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं कंटूर। क्या बोलते हैं, कंटूर फार्मिंग। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है, पौधे लगाने की आयताकार व समोच्च रेखा विधि का वर्णन कीजिए। आयताकार विधि को समझा चुके हैं। आयताकार विधि का मतलब क्या होता है कि ये विधि वर्गाकार विधि के समान ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी की तुलना में पौधे प्लांट पंक्ति से पंक्ति दूरी क्या होती है, कम होती है, और वो कौन सी विधि कहलाती है, आयताकार विधि कहलाती है। तो इसकी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो समोच्च रेखा विधि। समोच्च रेखा विधि किसे बोलते हैं, इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऊंची नीची या असमतल क्षेत्रों पर। देखो कहाँ करेंगे, जैसे मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर तुम लोगों को क्या लगाना है, बाग लगाना है, तो यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कंटूर फार्मिंग का। इसमें क्या करेंगे, इसे सिड्डी नुमा करेंगे। क्या करेंगे, सिड्डी नुमा खेती करेंगे। और ये कौन सी विधि कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी कौन सी विधि, समोच्च रेखा विधि। देखो इसका, इसमें ढलान के मध्य पंक्ति बनाकर कंटूर के साथ साथ पौधे लगा दिए जाते हैं। इस स्थिति में दूसरी ढलानदार कंटूर पर पौधे लगाना, तो कौन सी विधि कहलाएगी, आपके समोच्च के तरह की। समोच्च रेखा विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, समोच्च रेखा विधि का वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर क्या होती है, ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें पौधे लगाने के लिए। देखो आगे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है आपके सामने कि फलोद्यान में फल वृक्षों को पाले से बचाने के लिए। पाले का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, जनवरी फरवरी माह के अंदर क्या होता है, जनवरी फरवरी माह के अंदर तापमान का कितना हो जाना, 0-1 डिग्री सेल्सियस पे हो जाना, और वो कौन क्या कहलाता है, वो कहता हमने पाला। पाला फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाता है। देखो पहले तो इसका नियंत्रण किस प्रकार करेंगे, इसके 4 उपाय नियंत्रण करने के। पहले तो क्या करेंगे, हम सिंचाई कर देंगे। क्या कर देंगे, सिंचाई। कभी देखा होगा अपने घर पे जो किसान पानी पिलाता है सरसों को, तो जिस टाइम देखा होगा आपने, जिस वो पानी बहता रहता है जिसको दोहरा बोलते हैं, उसमें अगर आप खड़े रहते हो तो उसमें क्या रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज रहता है कंपैरिजन टू खेत के। तो आप जैसे खेत में जाके खड़े होंगे ना, उसमें क्या करेगा, अपने को टेम्परेचर कम लगेगा, लेकिन अब जैसे पानी बहता रहता है ना, उसमें क्या रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो क्या कर देंगे, हम सिंचाई कर देंगे। अगर पाला पड़ने की कहाँ पर आशंका रहती है, तो वहां पर क्या कर दिया जाता है, सिंचाई कर दी जाती है। और सिंचाई करेंगे तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, अगर किसी खेत के अंदर सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ जाएगा, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। तापमान वातावरण में कितना हो जाता है, 1 से 2 डिग्री अधिक हो जाता है, और पाले का असर पौधों पर क्या होता है, कम होता है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा देखो क्या है, धुआं। धुआं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मगलिंग। क्या बोलते हैं, स्मगलिंग। इसका में क्या होता है, बाग में सायंकाल मान लो अगर पाला पड़ने की संभावना है, जिस क्षेत्र के अंदर क्या लगे, फसल लगा रखी है और पाले से खराब हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उस आसपास का जो घास फूस है उसको क्या कर देंगे, जला देंगे, और उससे क्या होगा, धुआं होगा। तो धुआं क्या करेगा, तापमान में जो वातावरण है, वातावरण को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो कौन सा सेकंड पॉइंट, धुआं करना। ये किसके उपाय है, पाले से बचने के उपाय। और नेक्स्ट क्या है, गंधक के अम्ल का छिड़काव। किसका करेंगे, गंधक के अम्ल का छिड़काव। गंधक का अम्ल क्या होता है, सल्फर का एक आता है लिक्विड, जिसको बोलते हैं गंधक का अम्ल। उसको क्या करेंगे, उसकी सांद्रता बनाएंगे 0.1% का घोल बनाकर पानी में मिलाकर क्या कर देंगे, पौधों को ऊपर छिड़काव कर देंगे। उससे क्या होगा, जो ऊपर से ओस गिरेगा या पाला गिरेगा, उसका प्रकोप कहां पर नहीं होगा, फसलों पर प्रयोग नहीं होगा। तो ये कौन सी विधि है, गंधक के अम्ल का छिड़काव। नेक्स्ट क्या है, टाटियां बांधकर। अगर मान लो किसी क्षेत्र से क्या आती है, धुआं आती है, किसी क्षेत्र से पाला आता है, तो मान लो पाला कहां से आता है, उत्तरी क्षेत्र से, तो उत्तरी क्षेत्र में क्या करेंगे, हम जो फल अपनी जो लगा रखे हैं, फल वृक्ष या फसल जो भी लगा रखी है, उसके आगे क्या कर देंगे, टाटियां बांध देंगे। और ये विधि किसमें प्रयोग में ली जाती है, ये विधि प्रयोग ली जाती है पाले से बचाव के लिए।
इसमें क्या क्या है, नहीं लगाए गए छोटे फल वृक्षों को सर्दी में घास फूस आदि से बचाने के लिए क्या कर देंगे, टाटियां बांध देंगे। तो ये किसकी विधियां है, ये बेटा पाले से बचने की विधियां, पाले से पानी का ले गया, पाले से बचने की विधियां। तो क्या कितनी प्रयोग में ली जाती हैं, 4, और चारों आपके सामने आ गई। फर्स्ट तो कौन सी, सिंचाई करना, दूसरी क्या है, धुआं करना, तीसरी क्या है, गंधक का अम्ल का छिड़काव, और चौथी क्या है, टाटियां बांधना। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि पूरक फल वृक्ष, क्या पूछ रहा है, पूरक फल वृक्ष किसे कहते हैं, और पूरक फल वृक्ष का मतलब क्या है, किस विधि का किसमें प्रयोग में लिया जाता है इसका। पूरक फल वृक्ष को कहते हैं कि 4 फल वृक्षों के मध्य, 4 फल वृक्षों के मध्य एक अतिरिक्त फल वृक्ष लगाना पूरक फल वृक्ष कहलाता है, पूरक फल वृक्ष कहलाता है। क्या पूरक फल वृक्ष का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया कि 4 पौधे लगाए हैं और 4 पौधों के मध्य क्या किया, एक अलग पौधा लगा दिया, तो कौन सा कहलाएगा, पूरक फल वृक्ष। और पूरक फल वृक्ष का मतलब क्या होता है, क्या होगा, ये कम समय के अंदर क्या देगा, इसका एक विशेष पॉइंट है, ये विशेष पॉइंट भी ध्यान रखना, क्या देगा, ये कम समय में क्या देगा, आय देगा, कम समय में आय। अब कैसे सर कम समय में आय का मतलब क्या है, कि मान लो तुम लोगों ने कौन सी विधि लगाई, पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि में क्या किया, पंचभुजाकार विधि में एक कार्य किया कि 4 पौधे लगाए। अब 4 पौधे कौन से लगा दिए तुम लोगों ने, आम के लगा दिए। अब वो आम के तो कब देंगे, वो 2 साल बाद में उसका उत्पादन देंगे, तो 2 साल तक किसान को क्या नहीं मिलेगी, आय नहीं मिलेगी। तो उस बीच में कौन सा पौधा लगाएगा, पूरक पौधा, और पूरक पौधे में कौन सा लगा देगा, पपीता। तो पपीता क्या करेगी, उसका उत्पादन दे देगी, तो उससे क्या होगा, उसको आय की प्राप्त होगी। तो ये कौन सा फल वृक्ष कहलाता है, पूरक फल वृक्ष। उदाहरण में क्या ले सकते हो तुम, इसके उदाहरण में लिखना चाहो तो इसके उदाहरण में लिख लो, कौन सा, पपीता और केला, ये क्या है, पूरक फल वृक्ष है। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है कि केले के पौधे लगाने हैं तो गड्ढे का उपयुक्त आकार रखते हैं। अब गड्ढे के आकार 3 प्रकार से रखे जाते हैं, छोटे फल वृक्ष लगाते समय, मध्यम फल वृक्ष लगाते समय और बड़े फल वृक्ष लगाते समय। तो गड्ढे का आकार क्या रखा जाता है, केला कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, वो तुमको बताना है। देखो सर आपने पूछा 3 प्रकार से होते हैं, हाँ, अगर मान लो कौन से लगा रहे हो तुम, छोटे फल वृक्ष, तब गड्ढों का आकार क्या रखोगे। अगर मान लो लगा रहे हो तो मध्यम फल वृक्ष, तब गड्ढों का आकार क्या रखोगे, वो लगा रहे हो कौन से, छोटे मध्यम और बड़े फल वृक्ष, उस गड्ढों का आकार क्या रखोगे। अब देखो 3 प्रकार से रखे जाते हैं और तीनों आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा पूछ रहा है, केला। अब केला कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, केला आता है छोटे फल वृक्षों के अंदर। किसमें आता है, छोटे फल वृक्षों के अंदर। तो आकार कितना रखेंगे, इनका रखेंगे 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई। मध्यम में कितना करेंगे, 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर, ये तो किसमें, सेंटीमीटर के अंदर। और बड़े फल वृक्ष लगा रहे हैं, मान लो बड़े फल वृक्ष में कौन सा आ गया, तुम आम का पौधा लगा रहे हो, तो उसकी गहराई कितनी रखोगे, तो उसकी रखोगे 1 × 1 × 1 मीटर। समझिए बात को, ये कौन से हैं बेटा, ये पौधे लगाने के गड्ढों का आकार। और गड्ढों का अगर तीनों आगे। अब छोटे फल वृक्षों में कौन से आते हैं, पपीता और केला। मध्यम में कौन से आते हैं, अमरूद अनार। और बड़े में कौन कौन से आते हैं, आंवला और आम। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि पपीता का बाग लगाते इसमें पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है। अब पपीता क्या है, छोटे फल वृक्षों के अंदर आती है, किसमें आती है, छोटे के अंदर। तो उसकी जो R × P है, R × P का मतलब क्या होता है सर, R का मतलब होता है रो टू रो डिस्टेंस, क्या होती है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। और P का मतलब क्या होता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, मतलब पौधे से पौधे की दूरी। और वो कितनी रखी जाती है, तो वो रखी जाती है पपीता के लिए 3 × 3 मीटर। कितनी रखी जाती है, 3 × 3 मीटर। लेकिन अगर आपसे पूछ लें, क्या पूछ लें कि एक किस्म आती है, एक किस्म आती है पपीते की, एक किस्म है जिसका नाम होता है पूसा नन्ना। क्या होती है, पूसा नन्ना। और पूसा नन्ना किसकी किस्म है, ये पपीता की। तो इसकी दूरी कितनी रखी जाती है, पूसा नन्ना एक वेराइटी है जो क्या की जाती है, जैसे गृह वाटिका होती है ना, जो अपने घर के अंदर लगाने के लिए, तो कौन सी विधि ली जाती है, पूसा नन्ना। और इसका आकार कितना रखा जाता है, तो इसका आकार रखा जाता है 1 × 2.5 × 1.25 मीटर। अर्थात इसकी क्या रखेंगे, कम रखेंगे। और नॉर्मल कितना रखते हैं, 3 × 3 मीटर। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि फलों का बाग लगाने के लिए वर्गाकार विधि का वर्णन कीजिए। वर्गाकार विधि का मैंने पहले बता दिया, डायग्राम बता दिया, उसकी डिटेल्स बता दिया, आपके सामने आगे। वर्गाकार विधि में क्या किया जाता है सर, वर्गाकार विधि में क्या रखेंगे, इसकी जो R × P है वो क्या रखेंगे, R × P क्या रखेंगे, हमेशा समान रखते हैं। और ये कौन सी विधि होती है, वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि क्या है, सबसे सरल विधि, सबसे सरल विधि। नेक्स्ट क्या है, सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि, सर्वाधिक प्रयोग में
ली जाने वाली विधि। और वो कौन सी है? वो बेटा कौन सी? वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में क्या होता है? पौधे से पौधे की दूरी समान, आर इंटू पी। आर इंटू पी का मतलब क्या हो गया? पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रहती है? ऑलवेज समान रहती है। तो यहाँ लिख सकते हो आर इंटू पी क्या रहती है? समान रहती है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक और पॉइंट है। एक और पॉइंट क्या है? इसके अंदर क्या किया जा सकता है? इसके अंदर किया जा सकता है कृषि कार्य। क्या किया जा सकता है? कृषि कार्य। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पौधे लगे हुए, यहाँ पौधा लगा हुआ, यहाँ पौधा लगा हुआ, यहाँ मध्य क्या है? खाली इसमें क्या कर सकते हैं? आसानी से क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है? कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, ये कौन सी विधि थी? वर्गाकार विधि। आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि फलों को बाग लगाने की आयताकार विधि। कौन सी विधि? आयताकार विधि को आपको पहले समझा सके कि इसमें क्या होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है? वर्गाकार विधि की समान ही रहती है, लेकिन क्या रहता है? पौधे से पौधे की दूरी तो कम रखती है, लेकिन क्या होती है? पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखी जाती है? अधिक रखी जाती है। तो ये कौन सी विधि कहलाती है? आयताकार विधि। मान लो ये तो क्या डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस तो किसकी है? ये तो बेटा पी इंटू पी। किसकी है? पी इंटू पी। और पी इंटू पी तो क्या है? कम है। लेकिन आर इंटू क्या है? आर इंटू आर का मतलब क्या? रो इंटू रो। रो इंटू रो की डिस्टेंस क्या है? अधिक है। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? ये विधि कहलाएगी आयताकार विधि। क्या कहलाएगी? आयताकार विधि। नेक्स्ट देखो, आयताकार विधि में क्या है? आयताकार विधि में क्या कह सकता है? इसके अंदर किसकी तुलना में? अगर मान लो वर्गाकार विधि में कोई फल वृक्ष लगा रहा है, अगर मान लो किसी किसान ने कौन सी विधि प्रयोग में ली? वर्गाकार विधि। और कोई किसान कौन सी ले रहा है? कोई किसान ले रहा है कौन सी विधि? आपके आयताकार विधि। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें कितना परसेंट अधिक होगा उसको फायदा? उसको होगा 15% अधिक पौधे। कितने परसेंट अधिक पौधे लगेंगे? इसमें 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है कि पपीता के पौधे लगाने हेतु गड्ढों का आकार रखा जाता है। और मैंने बताया था कि पपीता किस में आती है? पपीता आती है छोटे फल वृक्षों में। किस में आती है? छोटे फल वृक्षों में। और छोटे फल वृक्षों में क्या करते हैं? छोटे फल वृक्षों में फल वृक्ष लगाते हैं। तीन गड्ढों का आकार तीन प्रकार से रखा जाता है। एक तो रखा जाता है 50, एक जो है 75 और एक रहता है 1 मीटर। तो ये कौन सी होगी? ये होगी बेटा 50 इंटू 50। क्यों होगी? 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ठीक है, ये तो पपीता के बारे में। अब केला का भी पूछ लें तो भी केला का भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अगर मान लो केले भी लगा रहे हो तुम, तब भी उसका गड्ढों का आकार कितना रखोगे? 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। और क्या लगा रहे हो? अगर अनार लगा रहे हो या अमरूद लगा रहे हो, तब उसका आकार कितना रखोगे? 75 इंटू 75 सेंटीमीटर। और लास्ट में क्या लगाओगे तुम? आंवला और आम लगाते समय कितना रखोगे? 1 इंटू 1 मीटर क्या रखा जाता है? पौधों की क्या, गड्ढों की क्या रखी जाती है? गहराई रखी जाती है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्यान में पौधे लगाते समय कोई 3 सावधानियां लिखिए। अब उद्यान का मतलब क्या होगा? मान लो कहीं भी तुम क्या लगा रहे हो? पौधे लगा रहे हो, तो उसमें सिर्फ सावधानी क्या रखनी चाहिए? देखो पौधा में से कब लगाना चाहिए? पौधा में से कब लगाना चाहिए? हमेशा सायंकाल के समय लगाना चाहिए। और कभी तेज धूप या तेज वर्षा में रोपण नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि उसकी क्या होगा? जिस समय उसका जड़ स्थापन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दूसरा क्या है कि पौधे पर लिपटी हुई घास या पॉलीथीन को सावधानी से अलग करें। पौधे के साथ लगी मिट्टी या पिंड को नुकसान नहीं हो। क्यों इसका नुकसान? इसका पॉलीथीन हटाना क्यों जरूरी है? क्यों हटाना क्यों जरूरी? क्योंकि पौधे की क्या होती है? कोमल जड़ें होती है, और कोमल जड़ें उस पॉलीथीन को क्या ही नहीं कर सकती? पार नहीं कर सकती। तो उस तुलना में क्या करना चाहिए? उस पॉलीथीन को चीर कर फिर किसका प्रयोग करना चाहिए? पौधे लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि पौधों पर रोपण या कलिकान का जुड़ाव भूमि तल से 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि मान लो जल भराव की स्थिति है, मान लो कभी बारिश होती है और पानी भर जाता है, तो उससे क्या हो जाएगी? उसकी जड़ें गल जाएगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 25 सेंटीमीटर भूमि तल से ऊपर लगाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उद्यानों में एफ के कोई बाह्य कारक लिखिए। बाह्य कारक पहले बता चुका हूं कि 2 कारक होते हैं, एक तो आंतरिक कारक होता है, एक बाह्य कारक होता है। बाह्य कारक का मतलब क्या है कि मानव के द्वारा जो नियंत्रित किए जा सकते हैं वो कौन से कारक कहलाते हैं? बाह्य कारक कहलाते हैं। आंतरिक कारक का मतलब क्या है कि फल वृक्ष के अंदर जैसे मान लो कोई पोषक तत्व की कमी हो गई, या उसके अंदर हेटेरोस्टाइल हो गया, या उसके अंदर क्या हो गया? किसी भी प्रकार की आंतरिक कमी है, तो वो कौन से कहलाएंगे? आंतरिक कारक। बाह्य कारक का मतलब क्या है? जो मानव के द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं वो कौन से कारक कहलाते हैं? बाह्य कारक। और कितने बताने? इसमें 3। प्रथम क्या है? प्रथम पूछ रहा है कटाई व छटाई, प्रूनिंग। फल वृक्षों में समय पर कटाई छटाई करने से वर्धियों फल अच्छी प्राप्त होता है। देखा आपने कभी देखा होगा अपने आसपास में जो बेर का पौधा लगा रहता है ना, बेर का पौधा क्या होगा? अगर उसमें कटाई नहीं की तो पूरा पौधा समाप्त हो जाता है। तो उसके अंदर क्या की जाती है? प्रूनिंग की क्रिया। मुख्य क्या है? मुख्य किसमें की जाती है? मुख्य होता है बेटा बेर का। क्या होता है? बेर के पौधे में अगर तुम लोगों ने क्या नहीं की? प्रूनिंग नहीं की, अगर उसकी टहनियों को काटा नहीं, क्या हो जाएगा? पूरा पौधा सूख जाएगा। तो बेर के अंदर किया जाता है एक बार उससे फल लेने के बाद में वापस वो काट दिया जाता है। तो किसमें किया जाता है? बेर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? एप्पल के 3 बाह्य कारक लिखने, तो दूसरा लिखो क्या हो जाएगी इसके अंदर?
सिंचाई हो गई। अगला देखो सिंचाई, अगर सिंचाई क्या नहीं की, समय पर नहीं की, तो उससे भी क्या होगा, बाह्य कारक। और सिंचाई नहीं करने पर क्या होगा, मान लो किसी फल वृक्ष के अंदर क्या बन रहे, फूल बन रहे, और उस समय आपने क्या नहीं की, सिंचाई नहीं की, तो क्या हो जाएंगे, फूल बनना बंद हो जाएंगे। और वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, वो कहलाएगी आपके बाह्य कारक। अगला क्या है, अगला रोग व कीट का प्रकोप। रोग व कीट का प्रकोप, अगर मान लो किसी भी पौधे के अंदर बाह्य, तो बाह्य कारक क्या रहेगा, अगर मान लो मौसम और वहां पर किसका प्रयोग हो गया, रोग व कीट का प्रकोप हो गया, तो भी वो कौन सा कारक कहलाएगा, बाह्य कारक कहलाएगा। तीन कारक आ गए, कटाई जटाई आ गई, सिंचाई आ गई, रोग व कीट का प्रकोप आ गया। आगे देखो नेक्स्ट, बड़े आकार के फल वृक्ष लगाते हैं तो गड्ढों का उपयुक्त आकार रखा जाता है, और वह गड्ढों का आकार कितना रखा जाता है, 100 × 100, कितना रखा जाता है, 100 × 100 × 100 मीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, फलोद्यान में लगाने की आयताकार विधि का नामांकित चित्र बनाइए। और आयताकार विधि को पहले बता चुके हैं, आयताकार विधि को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम ये कौन सी विधि है, आयताकार विधि। आयताकार विधि में क्या पढ़ा आपने कि कैसे होता है इनका, किसके रूप में लगाए जाते हैं, आयत के रूप में लगाए जाते हैं। और आयत के रूप में क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्या रहेगी, इसमें पौधे से पौधे की दूरी तो कम रहेगी, लेकिन प्लांट से प्लांट की दूरी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट विधि क्या है कि आयताकार में कितने % अधिक पौधे लगते हैं, 15% अधिक पौधे, किसकी तुलना में, वर्गाकार विधि की तुलना में। और किसके समान होती है, आयत के समान, आयत के समान। पहले वाली जो भी स्लाइड के अंदर आयताकार विधि बता दी, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहां देखो, ये आगे तुम्हारा आयताकार विधि। वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2020 के अंदर पूछा गया था, और वापस कब पूछा गया, 2024 के अंदर। कब पूछा गया, 2024 के अंदर। सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आया है, तो वापस वो रिपीट हो जाते हैं। तो इनसे क्या होती है, प्रकार विधि की समान होती है, अंतर केवल कितना है कि पौधे से पौधे की दूरी तुलना में किसकी होती है, प्लांट से प्लांट की दूरी क्या रहती है, अधिक रहती है। ठीक है, ये आयत के समान होती है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया आयताकार विधि। आगे देखो आयताकार विधि के बाद में आगे क्या पूछ रहा है कि फलोद्यान में गर्म हवाओं से बचाव के कोई 3 उपाय लिखिए। गर्म हवाओं का मतलब क्या है कि मान लो पश्चिम दिशा से चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं, उनके बचाव के उपाय क्या है, उसके बचाव के उपाय लिखने हैं। तो देखो बचाव के उपाय पढ़ो, कितने हैं बचाव के उपाय, आपको ध्यान रखना है। और क्या पूछ रहा है, ये बचाव के उपाय पूछ रहा है, तो बताओ फर्स्ट क्या है। फर्स्ट पूछ रहा है कि गर्मी के दिनों में उद्यान में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो, जब तापमान में बढ़ोतरी हो, उसमें क्या करना चाहिए, सिंचाई कर फलों को बचाए। अगर मान लो कहीं लू चल रही है, यानी गर्म हवाओं का मतलब क्या हुआ, लू चलना, तो लू से बचाव के क्या उपाय है, लू से बचाव के प्रथम उपाय तो क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि फलोद्यान के चारों तरफ क्या लगाना चाहिए, वायु रोधी वृक्ष लगाना चाहिए। वायु रोधी वृक्ष का मतलब क्या है कि मान लो तुम लोगों ने लगा रखा पपीता, और पपीता को मान लो अधिक, मान लो अगर लू चलेगी तो उससे क्या हो जाएंगे, उसके पौधे जल जाएंगे, तो उससे क्या करेंगे, हम वायु रोधी वृक्ष लगाएंगे। वायु रोधी वृक्ष के अंदर किसका प्रयोग करेंगे, जैसे क्या लगा देंगे, शीशम। किसका प्रयोग करेंगे, शीशम लगा देंगे। शीशम के साथ में क्या लगा देंगे, शीशम के अलावा आम लगा देंगे। आम के अलावा कौन से फल वृक्ष लगा सकते हैं, जैसे आम के अलावा लगा सकते हो तुम, आम के अलावा एक और फल वृक्ष आता है जिसका नाम होता है आंवला, लगा सकते हो। तो उससे क्या करेंगे, ये कौन से वृक्ष कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके वायुरोधी वृक्ष। वायुरोधी वृक्ष का मतलब क्या है, जो वायु का अवरोध का कार्य करेंगे, वो कौन से कहलाएंगे, वायुरोधी वृक्ष। आगे देखो, आगे क्या करेंगे, बड़े व पुराने फल वृक्षों के तनों पर सफेद चूने का लेप कर देंगे। कभी देखा होगा आपने, जो मान लो अपन जैसे हाईवे पे चलते हैं ना, तो बहुत सारे पौधे के जो तना होता है, उस तने के ऊपर क्या रहता है, व्हाइट लेप रहता है सफेद चूने का। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, लू का प्रयोग कम होगा। तो क्या करेंगे, सफेद चूना, और वो किससे बचाएगा, लू से बचाव करता है। तो क्या कर देंगे, पौधों के ऊपर क्या कर देंगे, सफेद चूने का क्या कर देंगे, लेप कर देंगे। कभी देखा होगा ना, अपन जैसे निकलते हैं, अपने जैसे कोई रस्तों से हाईवे चलता है, हाईवे पे जो लगे रहते हैं नीम के पौधे, उन पे लगी रहती है सफेद चूना। तो उससे क्या होता है, उसके लू से बचाव के लिए लगाए जाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में मई जून के माह में अधिक तापमान के करने चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं। और ये रिक्त स्थान के अंदर आया था, किसमें आया था, रिक्त स्थान के अंदर। और कब पूछा गया, ये पूछा गया आपके 2024 बोर्ड के अंदर। बताओ इसका आंसर क्या था,
राजस्थान में मई जून के माह में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है गर्म हवाओं को? क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एक आंसर था जिसको क्या बोलते हैं? लू। और मान लो शीत लहर में चलती है ठंडी हवाओं को, तो उनकी क्या बोलते हैं? शीत लहर बोलते हैं। ये कब चलती है? ये चलती है जनवरी माह में, जनवरी माह में। और ये कौन सी दिशा से चलती है? कभी पूछ ले कि लू कौन सी दिशा से चलती है, तो ये हमेशा चलती है उत्तर पश्चिम से। और कभी भी पूछ ले कि शीतलहर कौन सी दिशा से चलती है, तो शीतलहर चलती है अपने उत्तर पूर्व से या उत्तरी पूर्व। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको पूछ रहा था लू, आज का आंसर दोनों हो गए। आगे देखो नेक्स्ट, ये अपना ये खत्म हो। तो आज के चैप्टर में हमने देखा कि 2017 से लेकर कहाँ तक के 2024 तक के कौन से क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन अर्थात पूछे गए कि कौन से चैप्टर नंबर 9 है, इस चैप्टर 9 नंबर 9 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए और वो किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो आपको एक बात ध्यान पड़ी, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें आपको दो चीजें याद करनी है। ये तो कौन से याद करने हैं, इसके अंदर स्टार करके जा रहा हूँ, ये पॉइंट याद ही कर लेना अगर किसी बच्चे को और याद नहीं होती। तो कारक, कारक का कौन कौन से, एक तो बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। दूसरा क्या है कि विधियां, कि फल लगाने की जो विधियां होती है वो सातों विधियां आपको याद करनी है। और सातों विधियों की क्या होना चाहिए, चित्र की सहित याद होनी चाहिए। उससे क्या फायदा मिलेगा आपको, उससे एक फायदा मिलेगा कि हर बार जैसे भी कोई सा भी क्वेश्चन हो तो मतलब 2 नंबर में हर बार एक विधि का नाम पूछ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, सातों विधि याद कर लो और एक कारक याद कर लो। ये तो 2 मुख्य पॉइंट थे, ये 2 तो याद करने ही है। अगर और याद नहीं होता है और याद होता है तो बढ़िया बात, आप पूरे चैप्टर को याद करो और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम के ज़्यादा दिन दूर नहीं रहे। अब आपकी तैयारी को और ज़बरदस्त बनाइए, शानदार बनाइए। और लक्ष्य क्लासेज आपके साथ है, निरंतर आपके साथ प्रयास कर रहा है, कंटिन्यू आपको वीडियो दे रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं और अपने चैनल को ग्रोथ करवाएं। और किसी दोस्त के साथ, आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो भाई है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।